बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम शहजाद वहीद, योर बायोलॉजी टीचर, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ द टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन ऑफ द मैमल्स। आइए देखते हैं कि आप लोगों के लेवल पे हम क्लासिफिकेशन के बारे में कौन कौन सी बातें करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर ज़ूलॉजिस्ट्स, यू नो वेरी वेल कि हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमी, और टेक्सोनॉमी का मतलब हमारे पास ये है कि वी आर गोइंग टू ग्रुप अप द ऑर्गेनिजम्स, वी आर गोइंग टू डिवाइड और ग्रुप अप द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, और यूजुअली इसके अंदर जो हमारा स्टैंडर्ड है, मैंने आपको बहुत पहले भी बोला हुआ है कि वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो हम मॉर्फोलॉजिकल मीन बज़ाहिर नज़र आने वाली शक्ल सूरत के लिहाज से इन ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं। और हमने किया ये है कि हमने इस पर्टिकुलर क्लास मैमेलिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। उनके नाम लिख लेते हैं आप लोगों के लिए। उनमें से एक का नाम है हमारे पास क्या, प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया, और प्रोटोथीरिया का मतलब ये होता है कि हम लोग मोनोट्रीम्स की बात कर रहे हैं, मोनोट्रीमेट्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज ग्रुप इज कॉल्ड एज मोनोट्रीमेटा ऑल्सो। फिर दूसरा ग्रुप है हमारे पास, उसे हम लोग नाम देते हैं मेटाथीरिया। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग उसे, मेटाथीरिया। और ये जो हमारे पास मेटाथीरिया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्सुपिएला, राइट। और जो लास्ट ग्रुप है मेरे पास, उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, यूथीरिया। व्हेनेवर आई यूज द वर्ड यू, बहुत दफा बताया आप लोगों को, तो इसका मतलब होता है मॉडर्न। तो थीरिया का मतलब क्या होता है डिस्कस करते हैं। भाई ये लास्ट ग्रुप है, इसका नाम है यूथीरिया, और हम लोग इसे प्लेसेंटल मैमल्स का ग्रुप भी कहते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स। क्या होते हैं प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटा कैसे बनता है, इसके क्या फंक्शंस है, सारे डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं आज की पहली क्लास मीन्स मोनोट्रीमेटा को पढ़ने वाले हैं, मीन्स हम प्रोटोथीरिया को पढ़ने वाले। प्रोटोथीरिया की अगर मैं बात करूं तो इसका हमें सबसे पहले क्या लिखना है, डायग्नोस्टिक फीचर। तो डायग्नोस्टिक फीचर ये है स्टूडेंट्स के, दीज आर मैमल्स दैट कैन lay eggs. These are the mammals that can lay eggs. और आप सिंपली बोल सकते हैं कि these are egg laying mammals. आमतौर पे जो mammals हैं they give, हमने शायद कल पढ़ा था कि जो mammals होते हैं they are basically viviparous, they are not oviparous। लेकिन mammals का ये ग्रुप oviparous है। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ oviparous, इसका मतलब ये है कि ये अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते। लेकिन जब मैं बात करता हूँ विविपेरस, इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिजम्स दे गिव राइज, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो इस लिहाज से ये एक स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मैमल्स है दैट इज गोइंग टू ले द एग्स। अब इसके इसी फीचर की वजह से हम इसे एक कनेक्शन बोलते हैं बिटवीन द टू एग्जिस्टिंग ग्रुप्स। उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या है, मैमल्स, दूसरे का नाम क्या है, रेप्टाइल्स। तो ये एक और एविडेंस है मेरे पास, एक सबूत है कि मैमल्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, रेप्टाइल से। तो हम आगे चलकर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स जो रेप्टिलियन हैं और कौन से कैरेक्टर्स इसमें मैमेलियन हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे आपने भी याद रखनी है कि दीज आर बेसिकली एग लेइंग मैमल्स। अब जैसे डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि ये एक रेप्टिलियन और मैमेलियन कनेक्शन है, राइट। अगर समवेयर हियर, ये मेरे पास एक लाइन है ऑन द यू कैन से लाइफ ऑफ द अर्थ, तो इसमें यहां कहीं अगर हमारे पास क्या थे, रेप्टाइल्स, वक्त इस तरफ को बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, और यहां पे कहीं मेरे पास क्या है, मैमल्स। तो ये वाला ग्रुप कहीं यहां प्रेजेंट है, समवेयर हियर आर द मोनोट्रीम्स इन बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। तो ये कनेक्शन है, एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स।
तो हम बात कर रहे हैं मोनोट्रीम्स की, राइट। तो ऑल मोनोट्रीम्स दे आर अ कनेक्शन बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स। और जैसे मैंने बोला कि हम लोग किस पे बिलीव करते हैं, एवोल्यूशन पे। हमारा कहना ये है कि ऑर्गेनिज्म पहले सिंपल थे, आहिस्ता 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 वो मोर एफिशिएंट और कॉम्प्लेक्स होते चले गए। मेरा ज़्यादा स्ट्रेस इसके ऊपर है मोर एफिशिएंट होने पे। जब मैं एफिशिएंट होने की बात करूंगा तो उससे बाद मेरे पास ये है कि हमारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएं। तो उस रेफरेंस से ये वाला ऑर्गेनिज्म हमें एक बहुत बेहतरीन एक्सेलेंट एग्जाम्पल नजर आता है किस चीज़ की, एवोल्यूशन की, ठीक है। और एवोल्यूशन के अंदर हमें नजर आता है कि इन्होंने रेप्टिलियन कैरेक्टर्स को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा और उन्हें जर्नी स्टार्ट किया टुवर्ड्स द मैमेलियन कैरेक्टर्स। वो रहता बात है, द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये 100% मैमेलियन अचीवमेंट नहीं कर सके, लेकिन बाहर इन्होंने नक्शा को ब्रेक किया और जमूद को तोड़ के रेप्टिलियन कैरेक्टर्स को छोड़ के जर्नी स्टार्ट किया टुवर्ड्स द मैमल्स। तो ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसकी हम बात करने वाले हैं, मीन्स प्रोटोथिया की बात कर रहे हैं, इसमें जो दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो दोनों की दोनों क्या हैं, एक्वाटिक हैं, ठीक है। वो पानी के पास रहती हैं या पानी के अंदर रहती हैं, ठीक है। अगर हम इनके एक्वाटिक कैरेक्टर्स की बात करें तो उसमें से बेस्ट एग्जांपल क्या है कि इनके पास वेब्ड फीट हैं। वेब्ड फीट है, जाहिर है अगर इनके पास एक वेब्ड फीट होगा तो दे कैन मैन्यूवर देमसेल्फ इन वाटर वेरी इजीली, वो पानी में आसानी से मूव कर सकेंगे। दे एक्ट एज द ओर्स, आपको पता है ओर हम इसी के बोलते हैं, चप्पू को बोलते हैं, तो ये एज ओर्स काम करती, चप्पू के तौर पे काम करती, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ रेप्टिलियन कैरेक्टर्स हैं, वो क्या हैं, आई वॉन्ट टू स्टडी द प्रिमिटिव कैरेक्टर्स फर्स्ट। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर है स्टूडेंट्स में वो ये है कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें अभी भी क्लॉज नजर आते हैं, ठीक है। और इन क्लॉज के अंदर जैसे मैंने बोला था कि वेब डेवलप हो गई, राइट। व्हाट इज द सेकंड कैरेक्टर दैट इज रेप्टिलियन, कि दे हैव गॉट अ क्लोएका, इनके पास एक क्लोएका है। और आपको पता है कि क्लोएका एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में, क्लोएका में, देयर इज अ सिंगल एक्सटर्नल ओपनिंग। अगर हम डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएं तो कुछ ऐसा होगा कि ये एक क्लोएका है, समथिंग लाइक इट हैज अ सिंगल एक्सटर्नल ओपनिंग, सिंगल एक्सटर्नल ओपनिंग, और इसके साथ डिफरेंट किस्म के कनेक्टिव्स अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आ रही है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वेस्ट तो वो भी इसी कॉलम में ड्रेन होगी, और अगर यूरिन की वेस्ट आ रही है तो वो भी इसी जगह पे ड्रेन होगी, और अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की कोई चीज़ मूव करनी है तो वो भी इसी रास्ते से जाएगी। सो दैट कॉमन ओपनिंग that is going to carry out the process of reproduction and excretion and urination is called as cloaca। तो ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर था जो हम लोगों को फिशेस में और रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में और यस बर्ड्स में भी, इवन बर्ड्स में भी प्रेजेंट है। तो ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, लेकिन हम यहाँ पे इसको चूंकि कंसिडर कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन, तो हम इस प्रेजेंस ऑफ क्लोएका को एक रेप्टिलियन कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हैं। फिर इसके अलावा इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक बीक नुमा स्ट्रक्चर जो डेफिनेटली मैमल्स में हम लोगों को नजर नहीं आता। तो आप उस पर्टिकुलर डक शेप जो स्ट्रक्चर है, डक शेप स्ट्रक्चर, इस तरह से वैसे डक बिल प्लेटिपस भी बोलते हैं। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या है हमारे डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। क्लोएका के बाद हमें जो एक नेक्स्ट रेप्टिलियन कैरेक्टर नजर आता है इसके अंदर, दैट इज द एग लेइंग एबिलिटी। आपको पता है कि जितने भी हमारे पास का था रेप्टाइल्स, दे ले अ लेदरी एग, तो सेम किस्म का लेदरी एग हमें यहां भी नजर आता है, ठीक है। सो दे ले, मैं वर्ड लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, लेदरी एग, ठीक है। और इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके जॉस के नीचे एक बहुत ही एक शार्प सी टीथ लाइक आउटग्रोथ होती है, that is used to cut the leathery shell and then they come out, although at that time they are very very small। अगर आप इस वीडियो को देखें तो आपको नजर आएगा कि ये बेसिकली एक एकिडना है, और ये जो हमारे पास एकिडना है
मीन्स स्पाइनी आंट ईटर है। अगर आप इसको देखें तो इट इज लाइंग वेरी क्लोज टू द वाटर बॉडी, और इसकी बॉडी के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा स्पाइंस भी नज़र आ रही हैं। और अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो अगेन अपने बात को ज़रा गौर से सुनना माय डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे हमें थर्मो रेगुलेशन की ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आती जितनी कि हमें बाकी मेंबर्स में नज़र आती हैं। ये एक फीचर भी कैसा है, एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है कि ऑल दो दे आर ट्राइंग टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए अगर आप इन ऑर्गेनिज्म के बॉडी टेम्परेचर को देखें तो वो अदर में ऑर्गेनिज्म हम लोगों को कम नजर आता है, बिकॉज कि यू नो फॉर दैट नॉर्मल वर्किंग ऑफ द टेस्टिस एंड you can say its enzyme system we have to have the low body temperature। तो नेचर इनकी रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए इनको जो टेस्टिस हैं वो बॉडी से बाहर तो दिए ही हैं, लेकिन इनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से भी आम मैमल के निस्बत क्या रखा हुआ है, कम रखा हुआ है। अब ये वाला एकिडना क्या कर रहा है, इट इज गोइंग टू बरी इट्स एग, और जाहिर है इस पर्टिकुलर एग को फिर उसे हैचिंग करनी पड़ेगी, और हैचिंग करने के बाद लुक एट दिस पर्टिकुलर वीडियो, नजर आ रहा है आप लोगों को इसमें कि एक छोटा सा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, और इसके होंठों के नीचे आप लोगों को एक शार्प सा नाइफ नजर आ रहा है, दैट इज यूज्ड टू कट द व्हाट लेदर। और जब इस लेदर को कट किया जाएगा तो लुक एट दिस हाउ स्मॉल, कितना छोटा सा जो बेबी है, इट इज कमिंग इन द वर्ल्ड। सो दिस वेरी फीचर कि वो एग ले करते हैं, it is a feature of what, protherians। Now we want to find the mammalian characters। इसमें कौन कौन से फीचर्स मेमेलियन है, तो वन बाय वन स्टडी करते हैं इसको। तो सबसे जो पहला फीचर है नंबर 1, दैट इज प्रेजेंस ऑफ थिक फर। तो इनके ऊपर एक थिक फर प्रेजेंट होती है। आपको पता है कि अगर हेयर्स नहीं हैं तो फिर हम उसे एक्सक्लूड कर देंगे फ्रॉम द ग्रुप ऑफ मैमल्स। फिर दूसरी बात मेरे पास क्या है कि दे हैव गॉट मेमरी ग्लैंड्स, राइट। और आपको डिस्कस किया था हमने कल कि मेमरी ग्लैंड्स को हम मिल्क ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और इन पर्टिकुलर मिल्क ग्लैंड में से जाहिर है मिल्क रिलीज होता है, दैट इज यूज्ड बाय द पेरेंट्स टू नर्चर ऑफ कोर्स देयर किड्स। तो ये वाले जो फीचर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दे आर बेसिकली व्हाट, मैमल्स। इसके अलावा अगर मैं इनकी थर्मोरेगुलेशन की बात करूं तो दे आर बेटर adapted organism as compared to reptiles, ठीक है। तो they can carry out thermoregulation as well। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म थर्मोरेगुलेशन भी कर सकता हो और एमनियोट भी हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैमल। एंड नाउ वी वांट टू सी द एग्जांपल्स। फॉर दिस पर्पस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स है मेरे पास 2, जिनमें से पहली एग्जांपल का नाम क्या है, डकबिल प्लेटिपस, राइट। और इसको हम डकबिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो बीक है इट इज समथिंग लाइक अ डक, राइट। ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ डक, इट इज नॉट अ बर्ड, इट इज अ मैमल। और दूसरी एग्जांपल मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, एकिडना। एकिडना का दूसरा नाम मेरे पास क्या है, स्पाइनी आंट ईटर, स्पाइनी एंट ईटर, राइट। अब आप अगर इसको देख रहे हैं तो आप कहेंगे सर कि इसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई बाल है ही नहीं। तो इसके लिए हमारा आंसर ये है कि इसके ऊपर बाल थे, बट ड्यू द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन दे आर मॉडिफाइड इनटू व्हाट, स्पाइंस, ठीक है। तो इस लिहाज से ये प्रॉपर एक मैमल है। और जैसे मैंने आपको लास्ट में भी बोला था कि ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। तो आप इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस को देख के क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि डेफिनेटली दिस ऑर्गेनिज्म वाज अ हेयर बेयरिंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम इन्होंने अपने इन हेयर्स को बहुत ज़्यादा स्टिफ कर लिया और मॉडिफाई कर लिया इनटू व्हाट, द स्पाइंस और कांटे, राइट। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप एंड दैट इज कॉल्ड एज अ मेटाथीरिया। अगर आप लोग वर्ड थीरिया पे गौर करें तो थीरिया का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट्स बीस्ट, BEAST, बीस्ट, जानवर। बीस्ट का मतलब होता है जानवर, कोई वैशी जानवर, जंगली जानवर, बीस्ट। और मेटा का मतलब क्या होता है, दरमियाने से, मिडल, मिडल के लिए वर्ड यूज होता है मेटा। यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जिनके अंदर हमें कोई दरमियान के कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, 50-50% कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटाथीरिया।
आपको याद है कि हम किस ग्रुप को पढ़ के आए हैं, एग लेइंग मैमल से पढ़ के आए हैं। लेकिन अगर देखें तो अगर हम एग की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हूं तो एग कहां तक प्रोटेक्टेड था, जब तक वो मदर की बॉडी में है। लेकिन जब वो मदर ने उसको यू कैन से ज़मीन में छुपा दिया कि उस पर्टिकुलर टाइम पे बेबी की डेवलपमेंट होती रहे एग के अंदर, उस लेदरी शेल्ड एग में, तो जो अगर मदर वहाँ से चली जाएगी तो उसके बाद तो वो नेचर के डिस्पोजल पर है, किसी भी सूरत में जो मदर है उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और परफेक्ट होना था। तो इन ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया कि इन ऑर्गेनिजम्स ने एग को ले करना बिल्कुल छोड़ दिया, बल्कि इन ऑर्गेनिजम्स ने उस पर्टिकुलर फर्टिलाइज्ड एग को अपनी बॉडी के अंदर रिटेन करने की, रखने की एबिलिटी डेवलप की, राइट। तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक ऐसे एग को कि जिसके अंदर अमाउंट ऑफ योक ऑलरेडी बहुत कम थी, आपको याद है हम उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोलेसिथल एग, ये बात डिस्कस की गई आप लोगों से। तो मैं आपको यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ कि दे वर बेसिकली हैविंग अ माइक्रोलेसिथल एग, उसमें अमाउंट ऑफ योक ऑलरेडी बहुत कम थी। तो जो डेवलपमेंट हो रही थी बेबी की वो भी कैसी थी, इम्परफेक्ट, प्लेसेंटा में डेवलप नहीं हुआ था। तो ये वाले ऑर्गेनिज्म की डायग्नोस्टिक फीचर मेरे पास ये है कि उन्होंने जो बेबी डेवलप किया वो कैसा है, इमेच्योर। तो उस इमेच्योर बेबी की फर्दर डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने के लिए नेचर ने उनकी बैली के ऊपर एक डायग्नोस्टिक पाउच लगा दी, वो उनकी पहचान बन गई। एंड दैट वेरी डायग्नोस्टिक पाउच इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्सुपियम। तो प्रेजेंस ऑफ मार्सुपियम इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम लोग इन पर्टिकुलर ग्रुप मीन मेटाथीरिया को मार्सुपियल्स का नाम भी देते हैं, मार्सुपियल्स, राइट। क्या बोलते हैं हमने, मार्सुपियल्स, मार्सुपियम रखने वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इनका जो एग मैंने बोला था क्या था, माइक्रोलेसिथल, इट मींस के अमाउंट ऑफ योक वाज वेरी लिमिटेड। इस लिमिटेड अमाउंट ऑफ योक में जो बेबी डेवलप हुआ इट वाज प्रीमेच्योर, इट वाज नॉट यू कैन से फुली डेवलप्ड। तो इस इमेच्योर बेबी की क्या हो गई, डिलीवरी हो गई। लेकिन बहरहाल इसमें जो गारंटी हुई हुई कि एटलीस्ट बेबी बनेगा जरूर। लेकिन उस वाले केस में, पहले वाले केस में तो मदर जो थी वो एग को जमीन में छुपाने के बाद चली गई। नाउ इट इज टोटली डिस्पोजल ऑफ नेचर। अब इस वाले केस में जो बेबी की डेवलपमेंट है पार्टली सही, लेकिन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में एक स्टेप उससे सुपीरियर जरूर है। अब ये अंडर डेवलप्ड जो एग है, नाउ इट विल फाइंड इट्स वे टू द मार्सुपियम। अब आप ये इमेजिन करें कि इतने बड़े ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस पर्टिकुलर मैमथ ऑर्गेनिज्म, काफी बड़ा ऑर्गेनिज्म है, दैट इज यूनिक यू कैन से ऑर्गेनिज्म that is present in the continent of Australia. Yes, you're right, I'm talking about the kangaroo. तो कैंगरू एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्रोवाइडेड विद द मार्सुपियम, राइट। तो इस मार्सुपियम तक पहुंचने के लिए इस इंच या 1.5 इंच के ऑर्गेनिज्म को लिटरली बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। इस पर्टिकुलर केस में कहा यह जाता है कि मदर रिमेन अननोटिस अबाउट इट्स प्रेजेंस, और ये 1.5 इंच का ऑर्गेनिज्म मदर के क्लोएका में से बाहर निकलने के बाद अब ये क्या करेगा, अब ये मदर की फ्रंट पाउच पर चला जाएगा। इस पर्टिकुलर पाउच के जर्नी को करने के लिए इस छोटे से ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। इट इज़ समथिंग लाइक जैसे 70 kg का आदमी किसी हिमालय पे चढ़ रहा हो। सो दिस वेरी ऑर्गेनिज्म इट इज़ बेसिकली स्टार्टिंग इट्स वेरी हार्श लाइफ राइट आफ्टर इट्स यू कैन से प्रीमेच्योर बर्थ। भारत में अक्सर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें कामयाब हो जाते हैं और वो इस पर्टिकुलर पाउच के अंदर पहुंच जाते हैं। सवाल ये है कि रीजंस टू हैव मार्सुपियम, आखिर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मार्सुपियम क्यों दी गई है, तो इसका आंसर ये है, नंबर 1 जैसे मैंने बोला कि बेबी कैसा है, प्रीमेच्योर, और इस पर्टिकुलर प्रीमेच्योर बेबी को हमने क्या बनाना है, मैच्योर। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नंबर वन इज अ फूड। तो फूड इसको कहां से मिलेगी, यस यू आर राइट कि इस पर्टिकुलर मार्सुपियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, डेफिनेटली मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। और इन पर्टिकुलर मेमोरी ग्लैंड्स के क्या प्रेजेंट होते हैं, निपल्स। तो उन पर्टिकुलर निपल से ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं,
फीड करते हैं, नरिश करते हैं और उस पर्टिकुलर पाउच में रहना शुरू करते हैं और काफ़ी बड़े होकर भी उसी पाउच में छुपे रहते हैं। तो ये है सबसे पहला फीचर। लेकिन एक बात आपने और याद रखनी है कि कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में अभी इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की थर्मोरेगुलेशन एटलीस्ट डेवलपमेंटल स्टेज पे कैसी है, बहुत परफेक्ट नहीं है। तो ये वाले प्रीमेच्योर बेबीज दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये वाली मार्सूपियम उन्हें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी प्रोवाइड करती है। तो लेट मी से माय डियर स्टूडेंट्स कि दिस पर्टिकुलर मार्सूपियम इज नॉट लेस देन द मॉडर्न डे इंक्यूबेटर प्रेजेंट इन आवर नर्सरीज इन अ वेरी वेरी गुड हॉस्पिटल्स। तो ये किसी भी तौर से किसी इंक्यूबेटर से कम नहीं है। तो सेकेंड थिंग इज दैट आई लव टू राइट ओवर हियर, दैट इज द थर्मोरेगुलेशन। तो न्यूट्रिशन और थर्मोरेगुलेशन ये दो चीज़ें हैं जो बेसिकली मार्सूपियम के यहाँ पे होने की बेसिक रीज़न है। अब रोल ऑफ मार्सूपियम लिखते हैं। तो नंबर 1 इज टू प्रोवाइड फूड, and number 2 is to provide warmth। उसको गर्माइश पहुंचाने का काम जो है वो क्या कर रही होती है, मार्सूपियम कर रही होती है। एंड नंबर 3 यू कैन ऑल्सो से कि टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी कि वो वाला काम जो प्लेसेंटल मैमल्स में यूट्रस कर रही है, यानी कि वो वाला काम जो प्लेसेंटल मैमल्स में यूट्रस कर रही है, वही वाला काम इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या कर रहा है, मार्सूपियम। इट मीन्स इट प्रोवाइड व्हाट, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड यही कर रही होती है। I have written 3 words over here as an example। लिखते हैं आप लोगों के लिए। Number 1 is opossum। Number 2 is kangaroo, and number 3 is Tasmanian wolf। Right? Look at this very image। ये हमारे पास एक opossum है। Look at this very image, very famous organism, diagnostic ये पहचान है ऑस्ट्रेलिया की, that is a kangaroo। And then a very very small continent as compared to the continent of Australia, that is Tasmania, that is lying on the southern side of the Australia, that is the Tasmania, उसमें ये पाया जाता है। So that is called a Tasmanian wolf। तो ये मेरे पास 3 एग्जाम्पल हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं किसकी, Betatheria की। Now we want to move to the last group, and that very group is called as Eutheria। And if we want to know what is meant by the word you, तो मैं बहुत बार बच्चों आप लोगों को मॉडर्न, whenever we write the word you, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या, मॉडर्न। So these are modern theria। थीरिया का मतलब क्या था, किसी को याद है आप में से? यस, एक्सेलेंट। इसका मतलब होता है बीस्ट। सो ये हमारे पास मॉडर्न तरीन जानदार। अब हम देखते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स के डायग्नोस्टिक फीचर क्या है। तो आंसर इज वेरी सिंपल कि जो फीचर इनको बाकी 2 क्लासेस से मुमताज कर रहा है, दैट इज वन एंड ओनली करेक्टर, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटा। कि इनके पास एक यूनिक चीज प्रेजेंट है जिसे हम लोग के नाम कह देते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा रखने का एडवांटेज क्या है? तो आंसर ये है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि प्लेसेंटा की वजह से डेवलपमेंट परफेक्ट और कंप्लीट हो सकती है। सो इसका एडवांटेज है कंप्लीट एंड परफेक्ट डेवलपमेंट। राइट? अब ये कैसे पॉसिबल है, कैसे होती है, अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन आपने इसका जो एडवांटेज है वो याद रखना है कि इस वाले केस में जब बेबी मदर की बॉडी में डेवलप हो रहा होगा तो उसे कभी भी इम्परफेक्ट बॉडी में से बाहर नहीं फेंका जाएगा या डिलीवर किया जाएगा। उसकी डिलीवरी उस वक्त में ही होगी जब ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट परफेक्ट और कंप्लीट हो चुकी होगी और ऑर्गेनिज्म इस बेरहम दुनिया में खुदा ना खास्ता माँ के मर जाने के बाद भी जिंदा रह सकता होगा। लेकिन इट वॉज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ मार्सुपियल्स।
इन द केस ऑफ एग लेइंग मैमल्स इट वाज नॉट पॉसिबल। उनकी सारी की सारी जो सर्वाइवल है वो मदर की लाइफ के साथ एसोसिएटेड होती है, लेकिन मैमल्स के केस में ऐसा नहीं होता। जो बेबी दुनिया में तशरीफ लाया है वो अपनी मदर की दुनिया से चले जाने के बाद भी अपने आप को सर्वाइव करवा सकता है। देखते हैं व्हाट आर द रोल्स ऑफ प्लेसेंटा इन द लास्ट कॉलम ऑफ द वर्ड। रोल क्या स्टूडेंट्स मेरे पास कि नंबर 1 जो प्लेसेंटा है ये कनेक्शन है बिटवीन द मदर एंड द डेवलपिंग न्यू लाइफ। ठीक है, इस वाले केस में अगर आप मेरे हाथों की तरफ देख रहे हो तो इट इज सम, चलें ये फर्ज कर लेता हूं कि ये जो मेरे मार्कर्स हैं दे आर यू कैन से द स्ट्रक्चर्स ऑफ माय ग्रेट मदर। ये मेरी मदर की फीटस, मेरी मदर के यूट्रस में क्या थे, कनेक्शंस थे, और ये मेरी बॉडी के कनेक्शंस हैं। ये आपस में से प्लग इन होते, जहां पे ये दो चीजें आपस में जुड़ती हैं, प्लग इन होती हैं, उस पर्टिकुलर जगह को मैं क्या नाम देता हूं, प्लेसेंटा। तो मुझे कहने दें कि प्लेसेंटा इज अ म्यूचुअल टिश्यू that develops due to assembly of maternal tissue and fetal tissue। जहां पे दोनों टिश्यूज आपस में मिलते हैं ये प्लेसेंटा नहीं है, ये प्लेसेंटा नहीं है, लेकिन जहां ये चीजें आपस में ओवरलैप कर रही हैं दैट वेरी पॉइंट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन द मैटरनल बॉडी एंड द बॉडी ऑफ द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म। इस जगह पर जो मैंने अभी आपको शो किया था, इस जगह पर क्या आती है स्टूडेंट्स, 3-4 किस्म के काम हो रहे होते हैं। आइए उन कामों की लिस्ट बनाते हैं। नंबर 1 सबसे पहला काम यह है कि बेबी को इस पर्टिकुलर जगह से मदर के ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नंबर 2 इसी प्लेसेंटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। आपको याद है हम लोगों ने रेप्टाइल वाले केस में ये पढ़ा था, आपको याद होगा कि उस वाले केस में हमारे पास एमनियन के अलावा कोरियन और अलेंटॉइस भी प्रेजेंट थी। वो वाले काम जो कोरियन और अलेंटॉइस कर रही हैं वो वाला काम भी प्लेसेंटा ही करता है। मींस कि वेस्ट को यहाँ से वाइप ऑफ करना, न्यूट्रिएंट्स को वहाँ पे प्रोवाइड करना। इसके अलावा आपको याद है हमने कोरियन अलेंटॉइस की क्या बात कही थी कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कर रहा होता है और वेस्ट को स्टोर भी कर रहा होता है। तो इस लिहाजा यहाँ पे जो रिमूवल ऑफ वेस्ट है वो भी इसी प्लेसेंटा का काम है, राइट। सो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिमूवल ऑफ द वेस्ट, एंड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो उनको यहाँ बताना है कि दैट इज ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज। मदर ने अपनी जिंदगी के दौरान में जितने भी एनिमीज को पहचाना और उनके खिलाफ जितनी भी एंटीबॉडीज बनाई, बिलीव यू मी के मदर द ग्रेट ऑर्गेनिज्म ऑन द फेस ऑफ अर्थ वो क्या करेगी कि वो अपने तमाम एक्सपीरियंसेस अपने दुश्मन के बारे में, उसके खिलाफ की गई तमाम क़ुव्वत मुदाफ़ियत के यू कैन से गेन्स वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू अपने बेबी को नवाज देती है। सो ग्रेट इज मदर। सो ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम द मैटरनल बॉडी टू द फीटल बॉडी इज ऑल्सो द जॉब ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा इज अ वेरी great organism, very great organ, sorry my dear students। now हमने देखा कि प्लेसेंटा क्या कर रहा है और इसका एडवांटेज मेरे पास क्या था। मैं लास्ट बोर्ड में आपको बताया था कि इसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो कैसी होती है, एक स्ट्रेच में होती है, इसमें स्टॉप ओवर स्टेजेस बिल्कुल नहीं आती, और डेवलपमेंट हमेशा कैसी होती है, कंप्लीट, और उसके रिजल्ट में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो ऑर्गेनिज्म हमेशा कैसा होता है, यस यू आर राइट, वो ऑर्गेनिज्म होता है परफेक्ट। मैंने बोला कि अगर इस प्रोसेस के दौरान में मदर की डेथ हो भी जाए या अगर वो कोई प्रेडेटर है या प्रे है उसमें से कोई ड्यूरिंग द कोर्स उसकी जान चली भी जाए तो भी ये वाला बेबी सर्वाइव कर सकता है। डिस्कस किया हम लोगों ने। आखिरी बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ कि हमारे जो हेयर्स हैं दे आर डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स नोन एज मैमल्स। लेकिन हमें हर जगह मैमल नजर नहीं आते, हमें बाद जगहों पर स्पाइन नजर आती है, बाद जगहों पर स्केल नजर आते हैं। स्पाइन की बातें मैं आप लोगों से अभी कर चुका हूं। आपको याद होगा कि हमने स्पाइन की बात की थी स्पाइनी एंट ईटर के केस में, राइट। तो स्पाइनी एंट ईटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैज गॉट मॉडिफाइड हेयर्स। अब हम बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है कि जिसके ऊपर मॉडिफाइड स्केल्स हैं, तो वी से व्हाई नॉट वी हैव एग्जांपल, एंड एग्जांपल इज पेंगोलिन। It is not penguin, it is pangolin.
right? Last thing is the few examples of these particular perhaps आपको याद होगा कि मैंने कल यहाँ पे एक क्या लिखा था, वर्ड लिखा था यूबिक्विटस। उसका मतलब ये था कि ये वाले ऑर्गेनिज्म दुनिया के किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। और इस रेफरेंस से अगर आप कुछ एग्जांपल देना चाहें तो सबसे पहले हम एग्जांपल दे रहे हैं एक्वाटिक मैमल्स की, यस दिस व्हेल and then this particular dolphin. These are the two examples of what fish like or aquatic mammals. अगर आप लोग डकबिल प्लैटिपस की बात करें तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ रहता है, वाटर में, तो इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द मैमल्स। देन यू कैन सी द कार्निवोर ग्रुप, और कार्निवोर आपको पता है जो गोश्त खाते हैं, उसमें दिस पर्टिकुलर लाइन एंड देन दिस very famous organism hyena, and then this leopard, this puma, and then this jaguar. These are all examples of carnivorous organism. Even this dog and cat, they are also carnivorous organisms. और अगर हम लोग इसी ग्रुप में दुनिया में जो रूल कर रहा है उसकी मैं एग्जाम्पल और डिस्क्राइब करूँ तो उनमें क्या शामिल हो जाएंगे, herbivores. तो herbivores में look at this, you can say hoofed organism, that is a zebra, and then horse, and then donkey. These are all hoofed organisms. One of the mammoth organism on the face of earth, that is also herbivore, that is elephant. Look at its trunk and its modified, you can say, teeth. Those are called as the tusk of the elephant. और इसी के लिए इसे किल भी किया जाता है, मारा भी जाता है, बिकॉज एक बहुत वृद्धि चीज़ थी दुनिया में, बाहर अब इसकी वर्थ खत्म हो गई है। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे नजर आएंगे रोडेंट्स। ये कुतर के खाने वाले जानवर हैं, चीज़ को च्यू करते हैं, कट करते हैं, बाइट करते हैं बहुत फोर्सफुली। उसमें आप लोगों के पास ये रैट्स नजर आ रही हैं आप लोगों को, एंड दिस आर द स्क्विरल्स, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग नजर आएंगे यहाँ पे फल खाने वाले यू कैन से ऑर्गेनिजम्स, जिनमें खास तौर पे मंकी शामिल है, इन्हें हम लोग फ्रूगीवोरस ऑर्गेनिज्म के नाम देते हैं। सो these are few examples. अभी भी माइंड में बहुत कुछ आ रहा है, विश के आपके लिए बोलूँ। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस फ्लाइंग मैमल्स, द वेरी एक्सीलेंट एग्जाम्पल इज द बैट। और ये जो बैट है इसके अपने पास कोई विंग्स या फेदर्स नहीं होते, बल्कि इट इज अ पेंटाडिक्टाइलस ऑर्गेनिज्म। और इस पेंटाडिक्टाइलस ऑर्गेनिज्म के जो डिजिट्स है, मीन्स जो आखिरी उंगलियां हैं इसकी, उसके दरम्यान में वेब डेवलप हो गई है, और ये वेब उसकी बेली के साथ भी अटैच है, और इस के दरम्यान में जो मेम्ब्रेन डेवलप हो गई है उसके थ्रू ये हवा को प्रेस करके उड़ती है। इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अंधी होती है, इसकी आंखें नहीं होती, राइट। और फिर भी ये बहुत स्पीड पे फ्लाई करते हुए कभी भी किसी से नहीं टकराती। तो उसके पीछे जो रीज़न है, दैट इज़ अ वेरी यूनिक टेक्नोलॉजी दैट इज नेचर प्रेजेंट इन द नेचर, दैट इज कॉल्ड एज echolocation. When we use the term echolocation, इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिज्म अपने मुंह से खास किस्म की आवाज़ पैदा करता है, और ये आवाज़ जब टकरा के वापस लौटती है तो उसके डिस्टेंस के लिहाज से ये अंदाज़ा करता है, गैस करता है कि इस टाइम ये ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट है। फिर और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे कोट की जा सकती हैं, लेकिन आई वांट कि हम अभी यहाँ पे रुकें और नेक्स्ट चैप्टर जो कि दैट इज़ बायोएनर्जेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बारे में सोचें और अपने आप को एनर्जाइज करें। टिल दैट टाइम कि आप अपने आप को एनर्जाइज करके कोई अच्छी सी फूड खा के नेक्स्ट चैप्टर में मेरे पास आएँ। और आई विश कि आप अपने वालिदैन के लिए हमारे लिए दुआएं करते रहें और ऐसा पढ़ें कि आपको आपकी मंजिल मिल सकती हो। इन तमाम नेक ख्वाहिशात के साथ इस चैप्टर से मैं चाहता हूँ आप लोगों से इजाज़त, एंड आई वांट टू से यू बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।